जय हिंद। कल हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को देख लिए थे। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें कि इस प्रकार से सीलिया होता है। गति करने के लिए सीलिया और फ्लेजिला पाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। ये जो है गति करती है जब, जैसे कि अगर देखते होंगे कि कोरोना कोरोना के पास कौन सा, कल बता दिए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो वो गति कैसे करता था, तो सीलिया और फ्लेजिला के माध्यम से। तो ये देखो, छोटा होगा तो सीलिया और बड़ा होगा तो फ्लेजिला। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके पास जो ब्रेन, यानी कि कोशिका का जो ब्रेन है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो ब्रेन है, उसे न्यूक्लियस का कहा जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका का भी ब्रेन जो है उसे भी न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। कल हम लोगों ने यह चीज देख लिया था। तो इसके पास जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास, इसमें किसी भी प्रकार की एनवल्प नहीं लगा होता है, एनवलप नहीं लगा होता है। तो पहला हो गया न्यूक्लियस होगा इसमें। उसके बाद राइबोसोम जो कि एनर्जी निर्माण करती है, एनर्जी निर्माण करने के लिए इन लोगों के पास 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पाया जाता है। तो राइबोसोम कौन सा होगा, तो राइबोसोम जो है इन लोगों के पास होगा 70s वाला। राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद भोजन बनाने के लिए इन लोगों के पास जो होता है वो होता है सेंट्रोसोम, अरे सॉरी सेंट्रोसोम नहीं, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया। तो यहाँ पे सी हम दे देंगे क्लोरोफिल। समझ में आ गया, क्लोरोफिल। उसके बाद क्या हो जाएगा, राइबोसोम, न्यूक्लियस। यही मेनली तीन चीज है जिसपे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना काम करती है। यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी बात और इसके पास कोई भी चीज नहीं होता है। अंतर समझाने के लिए तो बहुत होता है। कल जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट था उसका मैंने डिफरेंस आप लोगों को बता दिया था। आज ये चीज। उसके बाद अगर देखें तो इसमें जो कोशिका को सूखने से बचाती है, तो कोशिका को सूखने से बचाता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के बारे में भी बता देते हैं। तो जीव द्रव्य जो है प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी होता है। तो ऐसे ऐसे करके जीव द्रव्य पाए जाते हैं। ये हो गए कौन से कोशिका, ये हो जाएंगे हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे कि हम लोगों का जो कोशिका है, गाय भैंस बकरी मुर्गा मुर्गी सब चीज का जो सेल होगा वो कौन सा सेल होगा, तो वो हो जाएगा यूकैरियोटिक। समझ में आ गया। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये तो कल इन दोनों में जो हम डिफरेंस बता दिए थे। उनके बाद अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका कुछ इस प्रकार से होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लांट का भी कोशिका आता है और एनिमल्स का भी कोशिका आता है। ये तो हम जान लिए थे। उसके बाद जो मेन होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि बीच में होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का दिमाग। कल यहाँ तक देख लिए थे। उसके बाद अगर देखें इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर ग्रिड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हो जाएगा गोल्जी बॉडी। क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ईआर हो जाएगा। ईआर कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। कौन कौन सा, स्मूथ, रफ। रफ वाला में जो है ना राइबोसोम पाया जाता है। कौन कौन सा, 70s और 80s। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद सेंट्रोसोम हो जाएगा। सेंट्रोसोम को ही फोटोकॉपी का मशीन कहा जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद सेंट्रोसोम, बैग्यूल्स हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। ये सब किसके अंदर पाया जाता है, तो एनिमल सेल के अंदर। अगर हम इसमें प्लास्टिड को जोड़ देते हैं, प्लास्टिड को, तो प्लास्टिड जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लांट्स का सेल हो जाएगा। ये किसका सेल है, तो एनिमल्स का सेल है। समझ में आ गया। उसके बाद इस कोशिका के जो अंदर, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, तो जीव द्रव्य जो बताए हुए थे। तो जीव द्रव्य अगर कोशिका यानी कि सेल के अंदर रहेगा तो इसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य क्या बोलेंगे, इस प्रकार से रहेगी, क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। समझ में आ गया। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर भी तो होता है। न्यूक्लियस के अंदर 23 जोड़ा क्या होता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में अगर पानी नहीं जाएगी, उसमें भी अगर क्या बोलते हैं, ये द्रव्य नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यह सूख जाएगा, ब्रेन काम करना बंद कर देगा। समझ में आ गया। तो इसके अंदर भी जो है ना इस प्रकार से पाया जाता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इन्हें क्या कहते हैं, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उस द्रव्य को कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। समझ में आ गया। इन दोनों न्यूक्लियस और कोशिका, इन दोनों के द्रव्य को मिला के हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। इन दोनों को मिला के तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
प्रोटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म बराबर हो जाएगा कौन कौन सा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस निकोलियोप्लाज्म, प्लाज्म प्लाज्म, समझ में आ गया। यानी कि कोशिका द्रव्य हिंदी में से कहेंगे कोशिका द्रव्य बराबर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएगा, देखिए प्रोटोप्लाज्म बराबर हो जाएगा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां तक सबको समझ में आ गया। इसे कहेंगे कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रिका द्रव्य, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, तो जीव द्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य। तो यहाँ पे हम लोग प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य बराबर हो जाएगा, जीव द्रव्य बराबर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। समझ में आ गया। केंद्रिका द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य दोनों मिलके बन जाएगा जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलके क्या बना लेगा, प्रोटोप्लाज्म। यहां तक समझ में आ गया सब चीज। उसके बाद अगर हम देखें तो न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, तो न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम देखें लाइसोसोम का खोज सभी मतलब ये जो है न्यूक्लियस का पूछ देता है, कोशिका का पूछ देता है, ये सब पूछता है। बाकी बात जितना है एंडोप्लाज्मिक वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब जो है ना नहीं पूछता है एग्जाम में कि इसका खोज किसने किया था। समझ में आ गया। तो मेनली इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस। समझ में आ गया इतना। आगे अगर हम देखें, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो धड़ाक धड़ाक कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें जो एनिमल्स में जो है मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। समझ में आ गया। न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होता है एसिड, जिसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया। एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके बाहर कवर लगा होता है। समझ में आ गया। तो ये इसके अंदर जो एसिड भरा होता है उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड समझ में आ गया। न्यूक्लिक एसिड कहां भरा होता है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है। कहां भरा होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरएनए और दूसरा पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। समझ में आ गया। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, ये हो जाएगा पहला डीएनए और दूसरा हो जाएगा आरएनए। समझ में आ गया। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के, तो न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। समझ में आ गया। ये जो डीएनए जो है, इस डीएनए में इस प्रकार से डबल होता है, डबल लेयर होता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डीएनए। समझ में आ गया। ये तो वैसे बेसिकली जीन है, समझ आएगा ना। इन जीन के समूह को हम लोग डीएनए कहते हैं। जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं उसमें डबल होता है। समझ में आ गया। डबल लेयर होता है। उसके बाद अगर हम देखें आरएनए में, तो आरएनए में कुछ इस प्रकार से होता है, केवल और केवल एक होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया। आरएनए में एक और डीएनए में दो प्रकार के दो होता है। समझ में आ गया। ये आरएनए जो है बेसिकली, ये आरएनए पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में। किसमें पाया जाता है, तो आरएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और डीएनए जो होता है, ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए ये ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है एनिमल सेल में। समझ में आ गया। डीएनए होता है और आरएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में जो है डीएनए होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे डीएनए को। डीएनए यहां तक समझ में आ गया। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। जल्दी जल्दी सब
खोज बताएंगे कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। अब अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए जो है ना इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके। यार क्या बन जा रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड। इस प्रकार से होता है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया? इस प्रकार से होता है, चेन टाइप से होता है, इसे हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए के अंदर जो होता है क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया? तो डीएनए को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अगर हम लोग डीएनए को देखें, डीएनए, तो इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया? डीएनए को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि ये जो चेन के प्रकार से बहुत ही लंबा होता है, इसे खींचने के बाद पता चला था। डीएनए का खोज किसने किया था? तो डीएनए का खोज किया था कार्लसबर्ग ने। समझ में आ गया? कार्लसबर्ग ने क्या किया था? कार्लसबर्ग ने क्या किया था? डीएनए का खोज किया था। समझ में आ गया? परंतु अगर पूछे कि डीएनए का जो है ना स्ट्रक्चर तैयार किसने किया था, तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वाटसन एंड क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था। समझ में आ गया? डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका खोज कौन किया था? एग्जाम में अगर पूछे कि डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, तो कार्लसबर्ग ने। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने। अब जो ये डीएनए है ये दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। समझ में आ गया? ये दो भागों में आगे बढ़ जाता है। पहला इसमें बन जाता है आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक साइड, और दूसरा हो जाता है फास्फोरस। फास्फोरस समझ में आ गया? क्योंकि बार बार पूछा जाता है डीएनए के अंदर क्या होता है? फास्फोरस। समझ में आ गया? क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि फास्फोरस कहाँ होता है, तो फास्फोरस होता है डीएनए के अंदर। यहां तक समझ में आ गया? देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो कितने भागों में बढ़ जाता है? ये दो भागों में। पहला हो जाता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा हो जाता है फास्फोरस। समझ में आ गया? फास्फोरस यहीं पे खत्म हो जाता है, जो कि पॉलीन्यूक्लियोसाइड यानी कि डीएनए में पाया जाता है। और आगे जो है ये न्यूक्लियोसाइड ये दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। न्यूक्लियोसाइड कितने भागों में बढ़ जाता है? ये बढ़ जाता है दो भागों में। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। डीएनए यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है कितने भागों में बढ़ जाता है? ये दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फास्फोरस। फास्फोरस यहीं पे खत्म हो जाता है। और उसके बाद अगर हम न्यूक्लियोसाइड जो देखें, ये जो है ये भी दो भागों में बढ़ जाता है। पहला इसमें हो जाता है शुगर और दूसरा हो जाता है नाइट्रोजन बेस। समझ में आ गया? क्या हो जाता है? नाइट्रोजन बेस। पहला हो जाता है शुगर यानी कि चीनी। समझ में आ गया ना? ये जो शुगर यानी कि चीनी जो है ये जैसे कि देखिए डीएनए हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? डाईऑक्सी राइबोज जो है, इसमें डाईऑक्सी राइबोज ये क्या है? एक प्रकार का शुगर है यानी कि चीनी है। समझ में आ गया ना? ये डाईऑक्सी क्या है? शुगर है। समझ में आ गया? और उसके बाद आरएनए किसमें पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। समझ में आ गया ना? तो आरएनए जैसे कि राइबोज जो है, राइबोज भी एक प्रकार के चीनी है। तो ये शुगर जो हो गया, इसमें कौन कौन सा चीनी पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा डाईऑक्सी राइबोज और दूसरा हो जाएगा आरएनए यानी कि राइबोज। समझ में आ गया? ये दोनों चीनी किसमें पाया जाता है? शुगर में। समझ में आ गया? जो कि किसका सेल है या तो एनिमल्स का सेल है। समझ में आ गया ना? हाँ सॉरी, ये समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद अगर हम देखें ये शुगर समझ में आ गया पूरा कंप्लीट। शुगर में कितने प्रकार का शुगर? तो दो प्रकार का। कौन कौन सा? डाईऑक्सी राइबोज। पहला डीएनए का डाईऑक्सी राइबोज। डीएनए के अंदर क्या भरा होता है? तो शुगर भरा होता है। समझ में आ गया? डाईऑक्सी राइबोज। और दूसरा देखिए
तो प्रोकैरियोटिक सेल का अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, राइबोज। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? उसके बाद अगर हम आगे देखें तो एक बेस पाया जाता है, समझ में आ गया, जो कि डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। समझ में आ गया ना, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर पूछे कि डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है तो इसमें हो जाएगा फास्फोरस। समझ में आ गया ना। और डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण बेस कौन सा है तो डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण बेस होता है नाइट्रोजन बेस। समझ में आ गया, नाइट्रोजन बेस। समझ में आ गया, नाइट्रोजन बेस। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण बेस कौन सा होता है तो डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण बेस होता है नाइट्रोजन बेस। समझ में आ गया। डीएनए के अंदर क्या होता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया, क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितने भागों में बढ़ता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला कौन कौन सा तो पहला न्यूक्लियोसाइड और दूसरा कौन कौन सा, फास्फोरस। समझ में आ गया। तो फास्फोरस यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर न्यूक्लियोसाइड को देखें तो ये भी 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला हो जाता है शुगर और दूसरा हो जाता है नाइट्रोजन बेस। समझ में आ गया। शुगर के अंदर कौन कौन सा चीनी होता है तो डाइऑक्सीराइबोज और दूसरा कौन सा तो दूसरा हो जाता है राइबोज। ये राइबोज किसका है तो राइबोज आरएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है आरएनए तो वायरसों में पाया जाता है। तो ये हो जाएंगे प्रोकैरियोटिक का, किसका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का हो जाएगा डाइऑक्सीराइबोज। समझ में आ गया। अब पूछेगा कि डीएनए के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बेस कौन सा होता है तो डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण बेस जो है ये हो जाएगा नाइट्रोजन बेस। समझ में आ गया। डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है ये हो जाएगा फास्फोरस। समझ में आ गया। उसके बाद ये नाइट्रोजन बेस भी है, ये नाइट्रोजन बेस भी 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला हो जाता है प्यूरीन और दूसरा हो जाता है पायरेडेमीन। समझ में आ गया। क्या हो जाता है ये हो जाएगा आपको प्यूरीन और ये हो जाएगा पायरेडेमीन। समझ में आ गया। प्यूरीन और पायरेडेमीन। समझ में आ गया। नाइट्रोजन बेस कितने भागों में तो 2 भागों में। पहला प्यूरीन और दूसरा पायरेडेमीन। समझ में आ गया। प्यूरीन और पायरेडेमीन। समझ में आ गया। ये प्यूरीन और पायरेडेमीन जो है ना ये एटीजीसी। समझ में आ गया ना, एटीजीसी। समझ में आ गया। एटीजीसी ऐसे होता है, ATGC। एडनिन थाइनिन ग्वानिन साइटोसिन। एडनिन थाइनिन ग्वानिन साइटोसिन। एडनिन थाइनिन ग्वानिन साइटोसिन। समझ में आ गया। एडनिन थाइनिन ग्वानिन साइटोसिन ये याद रख लीजिएगा। एडनिन थाइनिन ग्वानिन साइटोसिन। ये एजी जो है ये एजी प्यूरिन बनाता है। क्या बनाता है ये बनाएगा आपको प्यूरिन। समझ में आ गया। और टीसी जो है ये टीसी पायरेडिमीन बनाता है। एडनिन और ग्वानिन जो है ये क्या बनाएंगे प्यूरिन। समझ में आ गया। एडनिन और ग्वानिन क्या बनाएंगे प्यूरिन। एडनिन और ग्वानिन क्या बनाएंगे प्यूरिन। और थाइनिन और साइटोसिन जो है ना ये पायरेडिमीन बनाता है। समझ में आ गया। थाइनिन और साइटोसिन क्या बनाएगा पायरेडिमीन। समझ में आ गया। और एडनिन और ग्वानिन क्या बनाएगा प्यूरिन। समझ में आ गया यहाँ तक। एजी क्या है प्यूरिन। समझ में आ गया। उसके बाद थाइनिन और ग्वानिन कौन सा है पायरेडिमीन। समझ में आ गया। इसका अगर हम बाउंड को देखें एटीजीसी का अगर बाउंड को देखें तो एटीजीसी बाउंड में जो है ए और टी इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड होता है। समझ में आ गया। और जी और सी इन दोनों के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आ गया। एटीजीसी समझ में आ गया। एटी के अंदर कितना कौन सा कितना होता है बाउंड इसके अंदर जो है 2 बाउंड होता है। और टी जीसी क्या बोलते हैं जीसी के अंदर कितना बाउंड तो 3 बाउंड। समझ में आ गया। तो एडनिन थाइनिन ग्वानिन साइटोसिन समझ में आ गया। एजी मिलके क्या बनाते हैं तो एजी मिलके जो है ना प्यूरिन बनाते हैं। और टीसी मिलके क्या बनाते हैं पायरेडिमीन बनाते हैं। समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए कितने भागों में 2 भागों में। कौन कौन सा तो हो जाएगा पहला न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फास्फोरस यही खत्म। न्यूक्लियोसाइड कितने भागों में 2 भागों में। कौन कौन सा शुगर हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा नाइट्रोजन बेस कितने भागों में 2 भागों में। एजी हो जाएगा और टीसी हो जाएगा। एजी क्या बनाता है प्यूरिन और टीसी क्या बनाता है तो हो जाएगा पायरेडिमीन। समझ में आ गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल किसका होता है
तो वायरसों का। यूकैरियोटिक सेल किसका होता है? तो हम लोग यानी कि एनिमल्स का। समझ में आ गया। अब एनिमल्स के सेल के अंदर बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, बहुत सारे गुण। समझ में आ गया ना। ये समझ में आ गया डीएनए। कल हम लोग आरएनए को पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक जय हिंद।